दोस्तों इंडियन मार्केट में पिछले 2 सालों से कोई भी रिटर्न नहीं आया है। अगर आपको मैं डेटा दिखाऊं तो पिछले 2 सालों में 0% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और इसीलिए आपको इस तरीके का आर्टिकल देखने को मिलेगा कि 2026 में इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। और इसी को लेकर रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस तरीके की क्वारीज आ रही है कि भाई 2026 में कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, पिछले 2 सालों से तो कुछ रिटर्न मिला ही नहीं है। तो पहले मैं आपको वो निफ्टी का डेटा दिखा देता हूँ, इंडेक्स का डेटा हम लोग देख लेते हैं कि पिछले 2 सालों में हुआ क्या है, पिछले 5 सालों में हमारे मार्केट में हुआ क्या है। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये ईयर टू डेट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है और इस साल की अगर हम रिटर्न की बात करें तो 6.5% नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। और इसी को हम लोग थोड़ा और बैक डेट में देखें तो पिछले 1 साल में देखें तो मार्केट में अगेन ऑलमोस्ट 0% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और इसी को मैं थोड़ा और पीछे लेके जाऊँ, जो कि 2 साल नहीं है तो 5 साल ले जाते हैं, तो 5 साल का अगर आप रिटर्न देखोगे ना, तो 5 साल में तो हम लोग को 47% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लास्ट पीक बना था, हाई बना था, वो सितंबर 2024 में बना था। और तब से लेके अभी तक तो आपका सितंबर में 2 साल हो जाएगा। तो 2 साल में अभी तक आपको कोई भी मार्केट में रिटर्न नहीं मिला है, लेकिन हाँ, वॉलेटिलिटी आपको जरूर देखने को मिली है। नीचे भी गया है मार्केट और फिर ऊपर भी गया है। अब इसके पीछे मल्टीपल रीज़न होते हैं। या तो आपकी कंपनीज़ में अर्निंग नहीं आ रहा है, तो आपको मार्केट में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, या फिर आप एक्सटर्नल इश्यूज़ को भी काउंट कर सकते हो। जैसे जियोपॉलिटिकल अगर हम देखें, मिडल ईस्ट में देखने को मिल रहा है, करंटली अभी भी चल ही रहा है वो। कब रिज़ॉल्व होगा पता नहीं है। फिर उसके बाद रशिया का भी हम लोगों ने देखा, यूएस, चाइना का भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो इस तरीके के भी इश्यूज़ रहते हैं। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं, उनका मूड बदल जाता है। ये भी एक रीज़न है। मोतीलाल ओसवाल ने जो आर्टिकल रखा है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और डेटा दिखा देता हूँ कि फॉरेन वालों का अभी किस तरीके का मूड देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे मैंने लेटेस्ट डेटा ओपन किया है। 12 अगस्त का डेटा है हमारे पास, जो लेटेस्ट डेटा है। इसमें अगर आप देखोगे ना, तो आप नोट करोगे कि फॉरेन वाले ये हैं हम, ठीक है, ये फॉरेन वाले हैं, यहाँ पे डोमेस्टिक वाले हैं। तो फॉरेन वाले क्या कर रहे हैं? फॉरेन वालों ने अभी तक इस मंथ अगर मैं दिखाऊँ तो 4000 प्लस में देखने को मिल रहा है। 4000 प्लस ये पॉजिटिव नंबर है अभी तक, मंथ टिल डेट, मतलब सिर्फ अगस्त की बात मैं कर रहा हूँ। तो अभी आप अगर थोड़ा-सा देखोगे ना नंबर्स, तो आपको थोड़ा ग्रीन देखने को मिलेगा। कभी-कभी बेच भी रहे हैं, कभी उनका मूड ऐसा हो जाता है, कभी कोई न्यूज़ ऐसे आ जाती है, सेबी के कभी कोई अपडेट आ जाता है, उसकी वजह से वो लोग बेच देते हैं। तो कभी-कभी बेच रहे हैं, बट मैं ओवरऑल देख रहा हूँ कि अभी इनका जो मूड है वो थोड़ा ग्रीन में दिखाई दे रहा है। और जो डोमेस्टिक वाले हैं, ये तो 12,500 प्लस में देखने को मिल रहा है। अभी इसी को डेटा को अगर आप थोड़ा पीछे लेके जाओगे ना, तो ये देखिए, ये मंथ वाइज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, ये मंथ वाइज़ है। और इसको ऊपर कर देते हैं, तो जुलाई में देखिए, जुलाई में कितना था? 5,500 नेगेटिव। कुछ समझ आ रहा है आपको? मतलब जो इनका जो सेलिंग करने का मूड था, वो धीरे-धीरे कम हो रहा है ना, मतलब इनका जो इंटरेस्ट है वो इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, तभी तो ये लोग सेल कम कर रहे हैं अभी। और उसके कंपेयर में ये लोग तो चलो बाय कर ही रहे थे, उससे पहले 49, 50। तो इस तरीके से जो था पहले का डेटा अगर आप देखोगे, तो ये कंटिन्यू बेचने में लगे थे, फिर इन्होंने कंटिन्यू 4 महीने बाय किया। तो ये पक्का रूल नहीं है कि ये लोग बाय करने के बाद फिर हमारे मार्केट में बुल मार्केट आ जाएगा। ये लोग बाय किए हैं। और ये अगर आप देखोगे 2025, मार्च 2025 से लेके जून 2025 के बीच का अगर आप डेटा देखोगे मार्केट का, सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मार्च का डेटा आप ले लीजिए, ठीक है? मार्च 28, ये अगर मैं 1 तारीख देख रहे हो, कब से इन्होंने जब बाय करना स्टार्ट किया मार्केट में, मार्च के आसपास इन्होंने बाय करना स्टार्ट किया। और कब तक? जून तक ले लीजिए आप। ये मई चल रहा है, फिर जून ले लीजिए। कब तक? 10% हमारे मार्केट को इन्होंने भगाया था सिर्फ ये छोटी सी बाइंग में। और वही चीज़ होता है, जब ऐसे गिरता है ना, तब ये लोग आते हैं, फिर वापस गिरा, फिर वापस वही पैटर्न बन रहा है। अभी यहाँ पे ये बाय किया, मैंने आपको वो डेटा दिखा दिया कि उसके बाद हमारे मार्केट में क्या हुआ। अभी आपको आगे क्या करना है, इन लोगों का फिर वही माइंड देखने को मिल रहा है। और मुझे लग रहा है आने वाले 4-5 महीने ये लोग ऐसे ही करने वाले हैं। सेंटीमेंट इनका मार्केट को लेके थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। और इसी बीच में हम लोगों को इंडिया में अभी मोतीलाल ओसवाल ने क्या बोला है वो, और ये सारा डेटा जो है वो मैंने मोतीलाल ओसवाल के आर्टिकल से पिक किया है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये मैंने मोतीलाल ओसवाल के मतलब आर्टिकल से उठाया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इनका एक्चुअली क्या इन्होंने यहाँ पे बोला है। तो सबसे पहले तो इन्होंने बैंकिंग सेक्टर को लेके एक बड़ी अपडेट दी है कि ये सेक्टर में इंडिया का, ये पहली बात तो बैंकिंग सेक्टर एक बैकबोन है। क्योंकि फाइनेंस करना, पैसे देना बिजनेस को, ठीक है, पर्सनल लोन, होम लोन, ये सारी चीज़ें ना, बिना विदाउट बैंकिंग पैसा कहाँ से मिलेगा? तो बैंकिंग तो एक बैकबोन बन जाता है। इसको लेके इन्होंने अभी बताया कि इंडिया ने, जो इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है, जो जितने भी बैंक है, उन्होंने अपना बैलेंस शीट यहाँ पे क्लीन किया है। बैलेंस शीट क्लीन से क्या मतलब है? देखिए, इंडिया के जो कई डिकेड्स, कई सालों के जो एक बैड डेब्ट्स लोन पड़े हुए थे ना, जो एनपीए वगैरह था, वो यहाँ पे एक अच्छे नंबर्स में दिखाई दे रहा है। मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो यहाँ पे 2 से 2.5% के आसपास दिखाई दे रहा है। और ये मूडीज़ ने भी यही बोला है कि इंडिया का ये ऐसे ही रहने वाला है। इन्होंने प्रोजेक्ट भी किया है। तो
इसकी वजह से अगर इंडिया का एनपीए अगर ये 2-2.5 के आसपास रहता है तो इसको एक अच्छा माना जाता है, क्योंकि इतने तो बैंकिंग इतना तो प्रोविजन लेके चलती है ना कि भाई मेरा इतना लॉस हो सकता है। तो एनपीए जो है वो 2 से 2.5% ये लोग लेके चल रहे हैं, जिसमें एक अच्छा बैलेंस शीट इसको माना जा रहा है। दूसरा मतलब बताया गया है आर्टिकल में ही कि जो बैंकिंग अपने कस्टमर को डिजिटल पेमेंट की तरफ मूव कर रहा है वो भी ग्रो कर सकता है। जैसे कि आरबीआई ने अभी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में नंबर्स अगर हम देखें, इंडेक्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो पहले 465 नंबर था इंडिया का डिजिटल पेमेंट में, अभी 516 हो गया। ये बढ़ता जा रहा है इंडेक्स के हिसाब से है, तो ये बढ़ गया है। तो डिजिटल पेमेंट में इंडिया की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यूपीआई यूपीआई में अगर आप लेटेस्ट नंबर देखोगे तो 23 बिलियन ट्रांजेक्शन हुआ है। 29 ट्रिलियन रुपीस का ये कीमत बताई जा रही है। 29 ट्रिलियन रुपीस का ट्रांजेक्शन हुआ है सिर्फ यूपीआई से। और बड़ी अपडेट आपको दे देता हूँ इसके अलावा, बताया जा रहा है कि सितंबर में ब्रिक्स की मीटिंग होगी, उसमें इंडिया पुश करने वाला है कि इंडिया की यूपीआई जो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि इंडिया का जो यूपीआई वाला सिस्टम है ये इंटरनेशनल लेवल पे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे फ्रांस ने इसको अप्रिशिएट किया, वहाँ पे इसको अडॉप्ट कर लिया गया। मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। तो ये इसका इंडिया धीरे धीरे ना अपना एक एडवांटेज ले रहा है, क्योंकि किसी के पास ये मैकेनिज्म है नहीं यूपीआई वाला। तो ये एक बड़ी अच्छी अपडेट आ रही है। दूसरा बता रहे हैं कि जैसे जो प्राइवेट बैंकिंग है ना, उनका भी बहुत अच्छा जंप देखा गया है। 30% से जंप लगा के 50% में पहुंच गए ये लोग, जो प्राइवेट बैंक्स हैं। क्योंकि ये लोग अभी डिजिटल सपोर्ट दे रहे हैं ना। डिजिटल सपोर्ट इन द सेंस कैसे, ये क्या कर रहे हैं, जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, ये सब क्या कर रहे हैं, ये अपने ऐप के थ्रू अपने जो कंज्यूमर है उसको अपने सारे सपोर्ट उसको ऐप के थ्रू ही दे देते हैं। अभी 2026 में आप देखोगे जो बैंक अपने ऐप के थ्रू कस्टमर्स को अपने साथ, उनके जो कस्टमर्स हैं उनको अगर अपने सारा सपोर्ट ऐप पे ही देगा तो वो तो कंटिन्यू उसको यूज़ करने वाला है। तो इसीलिए बैंकिंग सिस्टम में जो लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एचडीएफसी और आईसीआईसी का बात रखा है, तो वो आप देख सकते हो। इन्होंने उनको बताया कि ये बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने ऐप वगैरह पे। फिर भाई नेक्स्ट, रिन्यूएबल, इसके बारे में तो कल भी हम लोगों ने बात किया था। इसमें पता है क्या बता रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि भाई रिन्यूएबल में टाटा पावर ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। बोला है कि 75,000 करोड़ हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं रिन्यूएबल में आने वाले 5 साल में। क्यों भाई, compete कर रहे हैं ये लोग अदानी और रिलायंस से। बोल रहे हैं कि ये दोनों ने तो अच्छा पैसा लगा रखा है, हम लोग भी 75,000 करोड़ लगाएंगे आने वाले 5 साल में। और हमारा जो रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो है वो अभी 34% पे, इसको 60 ले जाएंगे 2027 तक, और 2030 तक 80% ले जाएंगे। तो जो टाटा पावर है वो काफ़ी पीछे है रिन्यूएबल में, और इसीलिए ये लोग यहाँ पे बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। और रिलायंस ने बोला कि भाई वो पूरा ग्रीन हब के ऊपर काम कर रहे हैं। सोलर, पूरा एंटायर ये देखिए, वो एंटायर वैल्यू चेन जो भी ग्रीन का है ना, उन सब में, जैसे सोलर हो गया, एडवांस बैटरीज है, इलेक्ट्रोलाइजर है फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, और गीगा फैक्ट्री बनाने की बात हो रही है। 100 गीगावाट तक का टारगेट लेके चल रहा है रिलायंस 2030 तक। फिर उसके बाद एक और पुश आ रहा है सरकार की तरफ से, वो बोल रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोगों को बनाना है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है जहाँ से फ्यूज़न के थ्रू पावर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए सरकार पुश कर रही है। तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि टाटा, रिलायंस और अदानी तीनों को बोला है कि 44,000 करोड़ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा न्यूक्लियर पावर के लिए, और इसको 100 गीगावाट तक का ले जाने का टारगेट है। और इसके अलावा सोलर और विंड में तो मतलब इससे तो मिल ही रहा है रिन्यूएबल को पावर, लेकिन इसके साथ साथ अभी बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर पावर, ये 3 और एरिया हैं जहां से रिन्यूएबल को बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये बात भी इन्होंने, मोतीलाल ओसवाल ने अपने आर्टिकल में बताया। नेक्स्ट बता रहे हैं कि भाई कंजप्शन एंड रिटेल सेगमेंट, इसमें भी एक बड़ा पुश और जंप देखने को मिल सकता है। किस तरीके से, पहले तो ये बोल रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है वो देखा गया है। किस तरीके का स्ट्रक्चरल शिफ्ट है ये देखो, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि टाइटन के मैनेजमेंट ने अभी बोला है, इन्होंने बोला है कि जो स्पेंडिंग है लोगों की, अभी ये स्पेंडिंग है ना जो लोगों की, वो बढ़ रही है। और उसमें दो चीज़ देखा गया है, एक तो शौकिया स्पेंडिंग बढ़ रही है, मतलब आपको कोई आराम वाली चीज़ चाहिए, ठीक है, आपने परचेज कर लिया। दूसरी, जो अभी प्रीमियम पे भी जा रहे हैं। अभी लोग ऐसा नहीं देख रहे कि सस्ती चीज़ें खरीदनी है, लोगों को चाहिए प्रीमियम और प्लस आरामदायक चीज़ें। इसलिए जो है अभी ये बोला जा रहा है कि लोगों की जो स्पेंडिंग पावर है वो तो बढ़ी रही है और प्रीमियम चीज़ों पे ज़्यादा बढ़ रही है। और बोल रहे हैं कि जो 2, 3, 4 टायर है, मतलब गांव, शहर, छोटे मोटे, वहां पे भी डिमांड बढ़ रही है। और लोग जो है अभी ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ना कि अननोन कोई आप जाके कुछ बेच दो, नहीं भाई, ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अभी ये। फिर उसके बाद एनालिस्ट ने क्या बोला, एनालिस्ट ने बोला कि अभी आपका फेस्टिव सीजन फिर से आएगा, ठीक है, हर साल आता है। अभी हमारा इंडिया में सितंबर के बाद से फेस्टिव स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर वगैरह नवंबर ही चलेगा। तो उसमें उसमें आपको फेस्टिव के साथ साथ वेडिंग में भी, जिसमें वेडिंग भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें टाइटन एक फोकस में रहने वाला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात सामने निकल के आ रही है। अब इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि जैसे टाइटन और हिंदुस्तान तो रहने वाले टॉपिक्स, क्यों, एक तो ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए लोगों को, दूसरा प्रीमियम चाहिए, और जो
रूरल एरिया है वहाँ पे भी सेंटीमेंट लोगों का रिकवर कर रहा है। उसके बाद एचयूएल ने एक बात बोली है, उन्होंने बोला इंडिया का जो शेप है ना वो अभी डायमंड शेप हो चुका है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले पिरामिड शेप बोलते थे। पिरामिड शेप में आपका मतलब जो आप कुछ खर्च कर रहे हो वो बहुत ही सोच समझ के अपने नेसेसरी के हिसाब से आपने खर्च कर लिया, लेकिन अभी वो टाइम इंडिया का बदल चुका है, अभी टोटली चेंज हो गया है। लोगों की जो स्पेंडिंग है वो डायमंड शेप में बदल चुकी है, बिकॉज इंडिया का जो इनकम स्ट्रक्चर है ना वो भी यहाँ पे तेजी से बदल रहा है। मैं अभी देख रहा हूँ आप लोगों की जो सब्सक्रिप्शन, आप जिस तरीके से मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो वो उससे भी पता लग रहा है, और लोगों के जो माइंडसेट है ना अभी वो टोटली बदल चुका है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 80% जो फ्यूचर ग्रोथ है ना वो प्रीमियम कोर्स से आने वाली है। लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो ब्रांडेड प्रीमियम हो गया, ब्रांडेड हो गया, वहाँ से लोगों की अभी बेसिक नेसेसरी नहीं है कि हाँ ज़रूरत पूरी कर लो, तो लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी, उससे इन सब कंपनी को तो फ़ायदा होता है। रिटेल ले लो, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट और किसी ब्रांड में जाएंगे उसमें भी, और इसके अलावा जीएसटी से बेनिफिट मिल ही रहा है, राइजिंग रूरल इनकम भी बढ़ रही है, और उसके बाद क्विक रेस्टोरेंट हो गया, यहाँ पे भी सब जगह देखा जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने कंजप्शन और रिटेल की बात की है। उसके बाद इन्होंने डिजिटल के बारे में बोला है कि भाई डिजिटल और एआई में भी इंडिया का सेक्टर एक बड़ा बेट लेके आगे बढ़ रहा है। किस तरीके से? जो आपको मैंने अभी निफ्टी का चार्ट दिखाया उसमें आपने देखा पिछले 2 साल से ग्रोथ नहीं आया, पिछले 5 साल से तो आईटी में ग्रोथ नहीं आई है। आईटी सेक्टर इंडिया का गया किधर? खत्म ही हो गया ना, किधर आया ग्रोथ? लेकिन अभी चीज़ें वापस बदलती हुई नज़र आ रही हैं। बता रहे हैं कि जो आफ्टर 3 ईयर म्यूटेड ग्रोथ, इन लोग के हिसाब से 3 ईयर है, पर कई कई 4 साल से भी हो गया, 5 साल भी वन हो गया ना, ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल पूरे इंडेक्स की बात करें तो 3 साल से आईटी सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं है। क्यों? क्योंकि एआई सेक्टर की जो जिस तरीके से बूम आया था उससे लगा कि सारी कंपनी खत्म हो जाएगी। लेकिन रिसेंट अपडेट क्या आ रहा है? टीसीएस, इन्फोटेक और ये जो विप्रो है ना, इन्होंने जेन एआई, एजेंटिक एआई, मशीन लर्निंग पे दबा के पैसा खर्च करना स्टार्ट कर दिया है। अभी वो वाला गया, पहले सर्विसेज देना, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना नहीं, अभी देखो ये बोल रहे हैं कि एआई इज ऑलरेडी रियल रेवेन्यू। अभी इन्फोसिस ने क्या किया है? इन्फोसिस ने डिस्क्लोज किया 90% ऑफ इट्स टॉप क्लाइंट आर ऑलरेडी यूजिंग एआई सर्विसेज। अभी इन्फोसिस जो सर्विसेज दे रहा है उसमें एआई सर्विसेज ही दे रहा है। अपने 200 क्लाइंट इसके ऐसे हैं जो 90%, 200 क्लाइंट के 90% नंबर्स हैं, 90% ऑफ टोटल 200 क्लाइंट्स जो है वो एआई का यूज़ कर रहे हैं। टीसीएस की सुन लीजिए, टीसीएस ने एंथ्रोपिक के साथ, क्लाउड के साथ जो है पार्टनरशिप किया है टू स्केल एंटरप्राइजेस एआई। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है, टीसीएस ने एक और बात बोली है कि अभी जो इनके कस्टमर्स हैं उनको सपोर्ट चाहिए ना एआई से रिलेटेड, तो ये अपने बैकएंड में जो इनका जो पूरा एआई का जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करने के लिए इनको 100 से 200 मेगावाट का पावर भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि वर्कलोड भी तो बढ़ेगा कस्टमर को अगर सपोर्ट चाहिए तो। उसके बाद इन्होंने एक और अपडेट दिया टीसीएस ने, इन्होंने बोला है कि ये डेटा सेंटर के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें ओपन एआई का भी नाम सामने आ रहा है। टीसीएस ने ये भी बोला है। और रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी बोले तो निफ्टी आईटी जो है वर्स्ट परफॉर्मिंग रहा 2028 में, बिकॉज ऑटोमेशन फेयर की वजह से लगा कि सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी तो आईटी कंपनी डर गई तो गिर गया। लेकिन एसएनपी ने अभी रिसेंटली बोला है कि भाई जिस तरीके का पैसा इन कंपनी के पास पड़ा हुआ है, टीसीएस वगैरह के पास, बड़ी बड़ी इन्फोसिस के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, ये इन्हीं को, तो ये पैसा इनको एआई में ही ग्रो करने वाला है। ये कंपनी एआई में पैसा लगाएगी तो ये जो गिरा था वापस ये रिकवर कर जाएगा, ऐसा एसएनपी का बोलना है। और अभी एक और लेटेस्ट आ रहा है कि एआई नेटिव हायरिंग चल रहा है। अब इन्फोसिस, विप्रो, अभी कोई किसी को अगर जाना है तो जैसे कि एआई से रिलेटेड नॉलेज भी होना चाहिए, जेन एआई, क्लाउड हो गया, डेटा इंजीनियरिंग हो गया, इस तरीके की रोल्स में ही पोजीशन मिलेगी, और उससे रिलेटेड अगर स्किल्स है तो तभी मिलेगी। नेक्स्ट बता रहे हैं ये लोग, ऑटोमोबाइल और ईवी सेक्टर में जो शिफ्ट आ रहा है वो भी एक बड़ा मूव कर सकता है। इंडिया में एक बड़ा बैट यहाँ लेने के लिए भी तैयार हो जाओ। देखो वो कह रहे हैं कि अभी मोतीलाल ओसवाल ने बोला है कि जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ है ना वहाँ से शिफ्टिंग हो रही है लोगों की ई व्हीकल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट हो रही है। अभी ये मीडियम रिस्क है लेकिन ये हाई ग्रोथ रिस्क बन सकता है, और ये हाई ग्रोथ थीम भी बन सकता है इंडिया के लिए। तो ऑटो सेक्टर के लिए 2026 एक अच्छा टाइम आ गया है। लोगों को पता लग गया कि भाई क्रूड ऑयल तो बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है, एक ईवी में चले जाओ। ईवी में हो क्या रहा है? ईवी में सबसे बड़ा चैलेंज है आपको चार्जिंग स्टेशन चाहिए। तो चार्जिंग स्टेशन को लेकर एक और इन्होंने बात बोली कि जो हाईवे और अर्बन ईवी चार्जिंग नेटवर्क है उसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, किस तरीके से? एक तो ऑन साइट सोलर पे चल रहा है, बैटरी स्टोरेज पे चल रहा है वो चार्जिंग स्टेशन। अभी चार्जिंग स्टेशन को भी तो पावर चाहिए, तो ग्रिड के साथ साथ ऐसा नहीं है, इन्होंने बोला है कि जैसे कि ऑन साइट सोलर एंड बैटरी स्टोरेज रेदर देन ग्रिड अलोन। अभी उसको पीछे से ग्रिड से पावर तो मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ अब वो सोलर से भी चार्ज होगा और बैटरी से भी चार्ज होगा वो चार्जिंग स्टेशन। तो एक नया आ गया, अभी ऊपर ये सोलर पैनल लगा दिया गया है ना, तो ये चीज़ इन्होंने बात सामने रखी है। तो इससे क्या होगा? नेटवर्क और तेज़ी से बढ़ेगा, सारा डिपेंडेंसी ग्रिड पे नहीं रहेगा। दूसरा,
डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पुश। अभी क्या हो रहा था कि इंडिया ना अभी तक ईवी में हम लोग बीवाईडी जैसा थोड़ी गाड़ी बना रहे हैं। बीवाईडी पूरी दुनिया में सेकंड में गाड़ियाँ बन के निकल रही है उसकी। सो यहाँ पे ये यही बता रहे हैं कि जो मेक इन इंडिया ईवी ड्राइव है ना, वो कोर कंपोनेंट तक पहुँच चुका है, जैसे कि बैटरी पैक्स हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। तो धीरे-धीरे ये तो सारी चीज़ें इंडिया में डोमेस्टिकली बनाई जा रही है ना। तो आने वाले टाइम पे आप देखोगे कि ए टू जेड इंडिया जो है 100% गाड़ियाँ ईवी की बनने स्टार्ट हो गई है, बट अभी भी कुछ चीज़ें इंडिया इंपोर्ट ही करता है। 100% अभी गाड़ियाँ पूरी ईवी की नहीं बना पाता है इंडिया। कुछ-कुछ चीज़ें जैसे है, कोई-कोई पार्ट मँगा ही लेता है इधर-उधर से। तो इस पे ही काम चल रहा है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पुश चल रहा है इस पे, और इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिल रही है। फिर पॉलिसी में भी सपोर्ट है। अभी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई अगर आप ईवी में काम करोगे तो पीएलआई में अप्लाई कर सकते हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सच एज़ नेशनल ईवी मिशन जो है, ये एक वो है, प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कंटिन्यू चलने वाला है, जिससे क्या होगा कि जो पेट्रोल का शिफ्ट है ना, वो उसके ऊपर ईवी की तरफ लोगों का मूव करेगा। तो इस तरीके से ईवी के बारे में इन्होंने बोला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मोतीलाल ओसवाल के आर्टिकल में क्या है और मार्केट में क्या चल रहा है। ये चीज़ें चलती रहेंगी, और भी चीज़ें अपडेट आएंगी वो मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। और हाँ, मैंने यहाँ पे मेंबर्स के लिए क्यूआर कोड भी अपडेट कर दिया है, जाके फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। 2 महीने आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसके बाद उसको मैं रिड्यूस कर दूंगा, जैसा कि मैंने बोल दिया है। तो वो सिर्फ ओनली फॉर 2 मंथ है, उसके बाद वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो अभी जितना ज़्यादा हो सके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें मेरा थोड़ा सा काम हो गया है, थोड़ा और काम रह गया है, और उसके बाद मैं उस पर वो वीडियो अपलोड करूँगा और आप देखिएगा, डिटेल एनालिसिस मिलने वाली है। तो उसमें आपका वर्थ वॉचिंग होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही सब्सक्राइब किया, कुछ उसमें कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, उसमें बहुत खास चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आई बिलीव मैं उसको सैटरडे को अपलोड करूँगा उस पे, ठीक है? सैटरडे मॉर्निंग 9-10 बजे के आसपास जो है, वो बेस्ट टाइमिंग रहेगा। अगर आप लोग ऑफिस जाते हैं सैटरडे को, तो या वर्क पे जाते हैं, तो मैं ऐसा करूँगा, सैटरडे को 8 बजे कर दूँगा मैं, मतलब फ्राइडे को रेडी वगैरह करके फिर सैटरडे को अपलोड कर दूँगा उसको। तो वो आप देख लीजिएगा, सैटरडे को 8 बजे तक मैं डाल दूँगा सुबह। ठीक है? तो हम मिलेंगे, और जो भी अपडेट रहेगा मैं लेके आता रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।